हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति एक कदम आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, आप सब वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज हम भाषा विज्ञान और व्याकरण के क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो जैसा कि हम आप सबको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो हिंदी साहित्य एक दिन हम 2 दिन हिंदी साहित्य कराएंगे और 2 दिन व्याकरण कराएंगे। ऐसे ऐसे हम सिलेबस के अनुसार हम सभी सिलेबस पर, सभी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। अगर एक करेंगे तो एक छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। हम सभी सिलेबस पे बीच बीच में आप सबको क्लास देते रहेंगे, ठीक है? तो चलिए, हमारे जो प्रैक्टिस है ये सभी शिक्षक भर्ती में काम आएंगे, तो आप अंत तक बने रहिएगा और इन क्वेश्चनों को, इन प्रैक्टिस को हमारे साथ सॉल्व करते रहिए। तो चलिए, मुझे पूरा विश्वास है आपको ये परीक्षा में ज़रूर यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जोशुआ कैटलर हैं, ऑप्शन ए ग्रियर्सन, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में भोलानाथ तिवारी हैं, ऑप्शन डी हरदेव बाहरे हैं। तो चलिए, आप लोग गेस करिए। दोस्तों, हमारे साथ पेपर हल किया करिए। आप इस आंसर को पहले ही अपने से गेस कर लिया करिए पूरी ईमानदारी से, फिर हमें कमेंट के थ्रू बताया करिए कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। इससे आपका ही फायदा होगा। अगर आप अपने से गेस नहीं करेंगे तो आप अपने तैयारी को आंक नहीं पाएंगे, ठीक है? तो इसलिए दोस्तों, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जितना मेहनत करेंगे आप पूरी ईमानदारी से, आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है? तो चलिए, ऑप्शन करिए। हिंदी के प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जोशुआ कैटलर, ठीक है? अगला देखिए, संस्कृत, हिंदी एवं नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? संस्कृत, हिंदी एवं नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? अरमाइक लिपि, फारसी लिपि, देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि। चलिए बताइए। तो संस्कृत, हिंदी एवं नेपाली जो है ये आपका देवनागरी लिपि में लिखी गई है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, ईशुरी लोग किस बोली के कवि हैं? ईशुरी लोग, ये हैं ईशुरी लोग, किस बोली के कवि हैं? अवधी बोली के, बुंदेली बोली के, कन्नौजी बोली के, भोजपुरी बोली के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ईशुरी लोग जो है वो बुंदेली बोली के कवि हैं, ठीक है? चलिए अगला देखिए, प्रश्न नंबर 4, जिस भाषा में अरबी, फारसी एवं तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह भाषा है। दोस्तों, हम सारे ऑप्शन को व्याख्या करने लगते हैं तो समय बहुत चला जाता है। मैं चाहती हूँ आप सबको 50-50 क्वेश्चन डेली कराया करूँ, लेकिन नहीं हो पाता है और ज़्यादा समय की क्लास हो जाती है, 1 घंटे की क्लास, तो सही नहीं रहता है। हम बस 30-40 मिनट की ही सोचते हैं, हम 40 मिनट के अंदर ही क्लास रहे, इसलिए हम 30 ही क्वेश्चन कर पाते हैं। तो जल्दी जल्दी आंसर करिए तब, और आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, फिर उसके अनुसार आगे हम क्लास और क्वेश्चन बढ़ाएंगे, ठीक है? तो चलिए, जिस भाषा में अरबी, फारसी एवं तुर्की शब्दों का प्रयोग अधिक होता है वह भाषा है हिंदुस्तानी भाषा है, पाली भाषा है, फारसी भाषा है और प्राकृत भाषा है। बताइए। तो वो है हिंदुस्तानी भाषा, ठीक है? अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है आपके हिंदुस्तानी भाषा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानक हिंदी का विकास हुआ है। मानक हिंदी का विकास हुआ है ब्रजभाषा हिंदी से, अवधी हिंदी से, खड़ी बोली हिंदी से और भोजपुरी हिंदी से। चलिए गेस करिए। तो
मानक हिंदी का विकास आपका खड़ी बोली हिंदी से हुआ है। ठीक है, अब खड़ी बोली किसके अंतर्गत आती है, आप हमको ये बताइए। खड़ी बोली का एक नाम और है, हमको ये भी बताइए। आप सब हमको जरूर कमेंट करके बताइएगा कि खड़ी बोली का नाम एक अन्य नाम और है, वो किसने दिया है, ये हमको बताइएगा। तो हम आपको बता देते हैं, खड़ी बोली को कौरवी नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। खड़ी बोली को कौरवी बोली, कौरवी बोली, सॉरी, कौरवी राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने कौरवी नाम दिया है। ठीक है, तो ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। ये खड़ी बोली आपका पश्चिमी हिंदी की बोली है। और पूर्वी हिंदी की बोली अवधी हो गई आपकी, और बिहारी हिंदी की बोली भोजपुरी हो गई। ठीक है, मैथिली, मगही, भोजपुरी बिहारी हिंदी की है। और खड़ी बोली ब्रजभाषा, कन्नौजी, वांगरू, ये सब आपके शौरसेनी अपभ्रंश से निकली पूर्वी हिंदी की बोली है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देवनागरी में अ की 12 खड़ी का सुझाव दिया था, किसने दिया था? देवनागरी में अ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? वी.डी. सावरकर ने, महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने, काका कालेलकर ने। चलिए बताइए। देवनागरी में अ की 12 खड़ी का सुझाव दिया था आपके किसने? तो काका कालेलकर ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो दोस्तों चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। वर्तमान हिंदी लिखी जाती है, वर्तमान हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, अरमाइक लिपि में और गुरुमुखी लिपि में। चलिए गेस करिए। तो वर्तमान हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में वर्तमान हिंदी लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? ऑप्शन सुनिए। मागधी अपभ्रंश से, शौरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से और ब्राह्मण अपभ्रंश से। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में मिलते हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए पश्चिमी अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई है शौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी जो निकली हुई है। और पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं आपका। खड़ी बोली हो गया, ब्रजभाषा हो गया, बुंदेली हो गया, कन्नौजी हो गया और वांगरू हो गया। ठीक है, और देखिए और मागधी अपभ्रंश की बात करें तो बिहारी हिंदी निकली है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी निकली हुई है। और बिहारी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं? तो एक मैथिली है, एक मगही है और एक भोजपुरी है। ठीक है, मैथिली, मगही, भोजपुरी बिहारी हिंदी के अंतर्गत बोलियां आती हैं। और ऑप्शन नंबर सी देखिए। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी की भी 3 महत्वपूर्ण बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी भाषा। तो ये सब आप नोट डाउन करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सी लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती है? कौन सी लिपि है जो दाईं ओर से बाईं ओर की ओर लिखी जाती है? ऑप्शन सुनिए। फारसी लिपि है, देवनागरी लिपि है, अरबी लिपि है और तुर्की लिपि है। तो चलिए मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब अपने अपने उत्तर गेस कर लिए होंगे। तो मैं बताना चाहूँगी कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। इसका राइट आंसर होगा आपका ये फारसी लिपि।
फारसी लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है। और आपका देवनागरी लिपि जो है ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। हमारी देवनागरी लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, ये भी आप नोट कर लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का है, दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली है, यानी दिल्ली व मेरठ में कौन सी बोली बोली जाती है, हमें ये बताना है। तो देखिए खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, अवधी है और भोजपुरी है। चलिए बताइए। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी और भोजपुरी। तो जैसा कि ये है, इसका आंसर होगा खड़ी बोली। तो खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है, कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे खड़ी बोली आपका बिजनौर हो गया, मुरादाबाद हो गया, यहाँ पे खड़ी बोली बोली जाती है बिजनौर, मुरादाबाद। और आपका ब्रजभाषा देखें तो ब्रजभाषा मथुरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, एटा हो गया, धौलपुर हो गया, बदायूं हो गया। और अवधी जो है, अवधी आपका, अवधी की बात करें तो गोरखपुर हो गया, लखनऊ हो गया, बहराइच हो गया, गोंडा हो गया, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, ये सब आपका अवधी बोला जाता है। और ये भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी बोली आपके गाजीपुर, बनारस और देखिए ध्यान है, याद नहीं आ रहा है, तो अवधी यहाँ बोली जाती है आपके बनारस, गाजीपुर, ये आप दो नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं अलग से दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध है। प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध किससे है, तो साहित्य से है, कल्पना से है, कला से है, कल्पना से है, जीविकोपार्जन से है। तो प्रयोजन मूलक भाषा का संबंध जीविकोपार्जन से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे, ऑप्शन सुनिए। तो काका कालेलकर, श्रीनिवास थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र या आचार्य नरेंद्र देव। तो फिर से सुनिए, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे, काका कालेलकर थे, श्रीनिवास थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, आचार्य नरेंद्र देव थे। तो इनका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काका कालेलकर नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय बोली को क्या कहते हैं, यानी जहाँ पे जिस सीमित थोड़े क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जो स्थानीय बोली वहाँ के स्थानीय रहने वाले लोग बोलते हों, उन्हें क्या कहते हैं। राष्ट्रीय भाषा कहते हैं, राजभाषा कहते हैं, बोली कहते हैं, उपभाषा कहते हैं। चलिए तो इसका आंसर सुनिए, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं, ठीक है। बोली कुछ क्षेत्रों में कुछ बोली जाती, एक अलग बोली बोली जाती है, अभी उससे थोड़ी सी दूरी पे जाएंगे तो वहाँ एक दूसरी बोली बोली जाती है। तो वही यहाँ बोला गया है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। और राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्र की भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहते हैं, राष्ट्र की भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। और ये राजभाषा से तात्पर्य जो सरकार एवं सरकारी कार्यालयों की भाषा को राजभाषा कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कौन सी भाषा वियोगात्मक है? निम्न में कौन सी भाषा वियोगात्मक है? संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है। बताइए इसमें अपभ्रंश कौन सी भाषा वियोगात्मक है? अपभ्रंश है वियोगात्मक, या पाली भाषा जो है वो वियोगात्मक है, या प्राकृत भाषा वियोगात्मक है, या संस्कृत भाषा? बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका अपभ्रंश वियोगात्मक भाषा है। अब संस्कृत, पाली, प्राकृत ये तीनों भाषाएं जो हैं ये संयोगात्मक भाषाएं हैं। ठीक है, संस्कृत, पाली, प्राकृत संयोगात्मक भाषाएं हैं और अपभ्रंश भाषा वियोगात्मक भाषा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? राजभाषा आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 346 है, अनुच्छेद 344 है, अनुच्छेद 345 है, अनुच्छेद 343 है। चलिए गेस करिए, आप लोग अपना अपना आंसर लगा लीजिए, फिर मैं बताऊंगी। तो इसमें होगा राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 344 में है। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन यह पूछता है जो अनुच्छेद 343 है इसके बारे में पूछता है कि इसमें किसका वर्णन है। तो इसमें यही कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी हो। संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, इसको आप सब ध्यान दीजिएगा। देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 में ये कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस बोली में कर्ता ने का प्रयोग नहीं होता है? किस बोली में कर्ता ने का प्रयोग नहीं होता है? अगला क्वेश्चन देखिए। किस बोली में कर्ता ने का प्रयोग नहीं होता? कौरवी है, अवधी है, मालवी है, हरियाणवी है। तो इसमें इसका आंसर होगा बी। अवधी बोली में कर्ता ने का प्रयोग नहीं होता, जबकि कौरवी, मालवी, हरियाणवी, कौरवी, मालवी, हरियाणवी में कर्ता ने का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? अपभ्रंश और ब्रज भाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? तो ऑप्शन सुनिए। पिंगल, डिंगल, अवधी, अवहट। हिंदी साहित्य में आदिकाल में डिंगल, पिंगल सब भाषाओं का प्रयोग ज़्यादा किया गया है। उन्हीं में रचनाएं की गई हैं डिंगल, पिंगल में। तो देखिए यहाँ पे अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के योग से पिंगल बनता है। ठीक है, अपभ्रंश और ब्रज भाषा के योग से पिंगल और अपभ्रंश प्लस राजस्थानी के योग से डिंगल बनता है। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिए। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के योग से डिंगल बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? यानी हम बोले तो हमारी जीभ जो है वो दांत को स्पर्श करे। तो ऑप्शन सुनिए। मूर्धन्य, दंत्य, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ। चलिए बताइए। तो दांत और जीभ के स्पर्श से जो बोले जाने वाले वर्ड को दंत्य कहते हैं। ठीक है, दंत्य जो ये त वर्ग का जो त, थ, द, ध, न है, ये आपका
इसका उच्चारण स्थान दंत है। और मूर्धन्य की बात करें तो एक बार सभी वर्गों को आप देख लीजिए, जैसे क वर्ग हो गया, उसको कंठ बोलते हैं। क के बाद आता है च वर्ग, ठीक है, ईचु यशानाम तालु, च वर्ग को तालु बोलते हैं, ठीक है। और तालव्य वर्ण हो गया और दंत हो गया। फिर उसके बाद आता है ट वर्ग। ट वर्ग को हम उसका सूत्र री टू रसाणाम मूर्धा, उसको हम मूर्धन्य बोलते हैं, मूर्धन्य। और दंत्योष्ठ इस वह है, इसका उच्चारण स्थान वह होगा, वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। कंठोष्ठ यहाँ ओ औ होगा, ये वह का उच्चारण स्थान है, याद किए रहिएगा आप लोग। और जो ये है ओ औ, ओ औ का उच्चारण स्थान कंठोस्थ होता है। और दंत का तो दंत है, इसका सूत्र है ली तू लशानाम दंता, यानी ल है, त है और लशानाम दंता, जो बड़ा श है तालव्य श, उसका भी उच्चारण स्थान दंत होता है। और इसका है ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये ऋषि वाला री हो गया, ट वर्ग का पूरा हो गया, मूर्धन्य श हो गया, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये मूर्धन्य होगा। तो जीभ और दांत के स्पर्श से बोले जाने वाले शब्द दंत कहलाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊष्म वर्ण है यर अलावा, ऑप्शन ए है श श श है, ऑप्शन बी है छत्रज्ञ स है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी में है च छ त ख। इसका ऑप्शन करिए आंसर। तो इसमें देखिए ऊष्म व्यंजन आपका है श श श, ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये ऊष्म व्यंजन है। यर अलावा की बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन है, यर अलावा ये आपका अंतस्थ व्यंजन है। चलिए यहाँ पे दिखेगा नहीं आप सबको, मैं बोल देती हूँ, आप सब नोट कर लीजिए। य व र ल जो है ये आपका ऊष्म व्यंजन है, ये अंतस्थ व्यंजन है। और श श श है ये आपका ऊष्म वर्ण है, व्यंजन है। छत्रज्ञ श जो है ये संयुक्त व्यंजन है। और च छ त ख ये स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। क से म तक के स्पर्श व्यंजन के श्रेणी में आते हैं, तो ये आपका स्पर्श व्यंजन है। फिर से सुन लीजिए, छत्रज्ञ ये संयुक्त व्यंजन है, श श श ये ऊष्म व्यंजन है, यर अलावा अंतस्थ व्यंजन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में त वर्ग का व्यंजन नहीं है। निम्न में त वर्ग का, यानी त वर्ग में 5 व्यंजन आते हैं, त थ द ध न, तो उसमें कौन सा उस वर्ग का अक्षर नहीं है, वर्ण नहीं है। तो देखिए थ हो गया, ध हो गया, ध हो गया, ये तो है आपका, 6 नहीं है, ये च वर्ग का है, च छ, यही आपका नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए, निम्न में कौन सा सही उत्तर है। क्वेश्चन है निम्न में कौन सा सही उत्तर है, ध्यान से पढ़िएगा ये क्वेश्चन। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, यानी वो अनुनासिक ध्वनि है। और ऑप्शन बी है वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है। वर्ग का यानी से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है वो अनुनासिक होता है। फिर देखिए अनुनासिक के उच्चारण के दौरान, अनुनासिक वर्ण के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है, नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक निकलती है। और डी ऑप्शन है कोई नहीं। चलिए इसमें गेस करिए, इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, ये तो एकदम सही है। वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है, ये भी सही है। आपका अंग, य, ड़, न, म, ये सब अनुनासिक है, ठीक है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक, ये भी आपका सही है। तो इसमें आपका यहाँ होगा आपका ऑप्शन में
उपर्युक्त तीनों उपर्युक्त तीनों सही है। ठीक है, उपर्युक्त तीनों होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में री स्वर नहीं है? किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो कृपा है, कृष्ण है, दृष्टि है, रिवाज है। बताइए। कृपा है, कृष्ण है, दृष्टि है, रिवाज है। किसमें री स्वर नहीं है? तो इसमें होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अयुग्वाह कहा जाता है महाप्राण को, अल्प प्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अनुस्वार और विसर्ग को। अनुस्वार और विसर्ग को तो किसे कहा जाता है अयुग्वाह? बताइए। चलिए, आप सब अपना अपना आंसर लगा लिए होंगे। तो देखिए, अयुग्वाह कहा जाता है अनुस्वार और विसर्ग को। ठीक है, महाप्राण दूसरा वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण होता है। अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन क्षेत्रज्ञ सभी जान रहे हैं आप सब। तो चलिए अगला क्वेश्चन, कौन वर्ण घोष नहीं है? कौन वर्ण घोष नहीं है? दोस्तों, ये सब क्वेश्चन घोष हो गया आपका, अघोष हो गया, और अल्प प्राण, महाप्राण, उष्म व्यंजन, ये सब एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो इन सबको आप सब बारीकी से पढ़ना। और स्वरों का भेद जो है जिह्वा के आधार पे अलग है, और आपके क्या बोलते हैं विवृत स्वर, अर्ध विवृत, आप ये सब प्रकार के अलग अलग वर्णों को पढ़िएगा। कौन सा अग्र स्वर है, कौन सा मध्य स्वर है, कौन सा विवृत स्वर है, समवृत, ये सब एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कितना भी पढ़िए लेकिन एग्जाम में फिर भी गलत हो ही जाता है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए, कौन वर्ण घोष नहीं है? तो पहले ये जानिए घोष अघोष का। जो घोष होता है, अघोष होता है पहला दूसरा। ठीक है, अघोष पहला दूसरा होता है, घोष नहीं है। घोष को ही सघोष बोलते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा आपका घोष होता है, और पहला दूसरा अघोष होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछा है घोष नहीं है, घोष नहीं है। चलिए इसका आंसर करिए। इसमें होगा ऑप्शन बी। ठीक है, घोष, ये घोष नहीं है, बाकी सभी ज, ढ, झ। तीसरा, चौथा, पांचवा आपका घोष होता है, और ये जो है छ पहला और दूसरा ये आपका अघोष होता है। तो ध्यान से सुन लीजिए, इसमें सब कंफ्यूज हो जाते हैं। कितना भी पढ़िए, घोष को ही सघोष बोलते हैं, अघोष अलग होता है। तो आपका जो अघोष होता है वो पहला दूसरा होता है अघोष, और तीसरा, चौथा, पांचवा आपका घोष होता है। घोष को ही सघोष बोलते हैं। ठीक है, ये हमें बताने में थोड़ा हम डाउट में आ गए, तो आप ध्यान दीजिएगा। पहला और दूसरा जो होता है वो आपका घोष होता है, और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा आपका घोष होता है। घोष को ही सघोष करते हैं, और पहले दूसरे को अघोष करते हैं। ठीक है, निम्न में विवृत स्वर है। तो ऑप्शन है आ है, अ है, ई है, ओ है। विवृत स्वर बताइए। तो चलिए सुन लीजिए, विवृत स्वर आपका आ है, विवृत स्वर आ है। तो चलिए आज बस यहीं तक, अब मिलेंगे फिर अगले प्रैक्टिस में। तो क्वेश्चन कैसे हैं इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा हमें। और जैसे कि हमने आप सबको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मैं प्रोवाइड कराऊंगी, मैं बोली हूँ तो मैं कराऊंगी दोस्तों, सभी सिलेबस के सभी सिलेबस पे। ऐसा नहीं है कि बस एक ही लेके चलूँ। एक दिन संस्कृत साहित्य पे कराऊंगी, एक दिन संस्कृत व्याकरण पे कराऊंगी, एक दिन आपका हिंदी व्याकरण पे,
और एक दिन हिंदी साहित्य पर। ऐसे ऐसे हम जो टीजीटी पीजीटी और अन्य शिक्षक भर्ती की परीक्षा से महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, उन सभी प्रैक्टिस को मैं लेके आऊँगी। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।